हेलो वीवर्स। मेरा नाम काजी तारिक हुसैन है। मैं एक होम्योपैथ हूँ और आपको मैं अपने इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट पर। मैंने अपने तकरीबन 25 इयर्स जो मेरी प्रैक्टिस है उसके अंदर बेशुमार ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के मरीज़ों को ठीक किया है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं मैंने इस्तेमाल की हैं और क्या किस तरीके कार से उन दवाओं को मरीज़ को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है कि जिसकी बदौलत काफ़ी मरीज़ जो हैं इस बीमारी के ठीक हुए हैं। अगर हम सबसे पहले देखें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की अलामात क्या हैं, तो सबसे बड़ी अलामत इसमें जो है वो ये है कि मरीज़ के एक घुटने में या दोनों घुटनों में दर्द होता है। दर्द के साथ साथ घुटनों में स्वेलिंग भी होती है और घुटनों में अकड़ाव भी होता है, अकड़ जाते हैं घुटने। घुटनों के जो फोल्ड्स हैं उसकी मूवमेंट है और फ्लेक्सिबिलिटी है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, कम हो जाती है वहाँ पर। इसके साथ साथ घुटनों से आवाज़ें आती हैं, जैसे दो हड्डियाँ आपस में टकराती हैं, कुट कुट की या कुड़कुड़ाहट की इस किस्म की आवाज़ आती है। इसको हम क्रैकलिंग साउंड कहते हैं। ये सारी अलामत एक साथ अचानक नहीं आती हैं, बल्कि ये आहिस्ता 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 सालों लगते हैं इन अलामत को डेवलप होने में। अब हम ये देखेंगे कि कौन लोग हैं कि जिनको ये बीमारी ज़्यादा हो जाती है। तो ये बीमारी एक्चुअल इसको वियर एंड टियर अर्थराइटिस बोलते हैं। मतलब ये है कि ये वक्त के साथ साथ जब घुटने इस्तेमाल होते हैं तो ये बीमारी हो जाती है। इसीलिए आमतौर पर देखा गया है कि 40 साल और उससे ज़्यादा की उम्र के लोगों को ये बीमारी ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ ये बीमारी ख़वातीन में भी ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 4 मरीज़ आते हैं तो उनमें से 1 मर्द होता है और 3 ख़वातीन होती हैं। और अक्सर वो ख़वातीन वो होती हैं कि जो 40 साल की उम्र से जिनकी एज ज़्यादा होती है और जिनके मैरिड होती हैं और कम से कम 3-4 बच्चे होते हैं, क्योंकि इन ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ऑक्यूपेशन ऐसा होता है, उनके काम की नौयत ऐसी होती है कि उनको ज़्यादा वज़न उठाना पड़ता है या उनके घुटनों पर लोड आता है या वो उनको ज़्यादा देर तक खड़ा होना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को भी ये बीमारी अक्सर हो जाती है। या फिर देखा गया है कि वो लोग जो जिम जाते हैं, बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं, उनके घुटनों पे बहुत ज़्यादा लोड आता है। या वो लोग जो एथलीट्स हैं, इस किस्म के वो स्पोर्ट्स से मुंसलिक है कि जहाँ पर उनकी एक्टिविटी की बुनियाद पर उनके घुटनों पर बहुत ज़्यादा दबाव आता है, बोझ आता है, तो ऐसे लोगों को भी ये बीमारी हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी बीमारी की डायग्नोसिस कैसे होती है। तो जब मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो अक्सर फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के बाद और जो पेशेंट है उसके साइन एंड सिम्टम लेने के बाद डॉक्टर को अंदाज़ा तो हो जाता है कि उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी है। लेकिन मैं ज़्यादातर जो है अपनी प्रैक्टिस में एक्सरे रिपोर्ट को रिलाई करता हूँ। उसकी कई वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि उसमें ये पता चल जाता है कि ऑस्टोफाइट्स जो हैं वो हो गए हैं या नहीं है, बोन स्पर तो नहीं हो गया है, और ख़ास तौर पर जो दो घुटनों में जो कार्टिलेज होती है उसकी क्या कंडीशन है, कितने वो घिस चुके हैं, क्या पोजीशन है। और इसके अलावा एक्सरे रिपोर्ट से ये भी पता चल जाता है कि बीमारी का स्टेज कौन सा है, यानी वो बीमारी जो है वो माइल्ड है, मीडियम है, मॉडरेट है, आई मीन, या सीवियर है। ये 3 स्टेज होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो उससे पता चल जाता है, एक्सरे से अंदाज़ा हो जाता है कि किस स्टेज में बीमारी है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि मरीज़ में सिम्टम तो होते हैं लेकिन एक्सरे रिपोर्ट में पता नहीं चलता। ऐसा अक्सर अर्ली स्टेज में होता है। या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है तो फिर उसके लिए फिर हम एमआरआई करवाते हैं मरीज़ से, और ताकि एक डिटेल्ड पिक्चर आ जाए और सही तौर पर पता चले कि टिश्यू चेंजेस किस तरीके से कितने हो चुके हैं और एक्चुअल क्या पोजीशन है।
अब मैं आपसे ये शेयर करूँगा अपना जो होम्योपैथिक तरीका इलाज है, और मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरीके से कौन कौन सी दवाएं मैं आमतौर पर इस बीमारी में इस्तेमाल करता हूँ, और किस तरीके से उन दवाओं को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। सबसे पहले मेरे पास जब मरीज़ आता है तो मैं उसको एक बायोकेमिक कॉम्बिनेशन देता हूँ। इसके अंदर 3 दवाएं होती हैं। एक कलकेरिया फॉस है, एक कलकेरिया फ्लोर है, और तीसरी जो दवाई इसमें है वो मैग्नीशिया फॉस है। ये तीनों दवाएं ट्राइचुरेशन में होती हैं, मतलब ये कि टैबलेट फॉर्म में होती हैं, और 200x में होती हैं तीनों दवाएं। तो वो जो मरीज़ को आमतौर पर ये कहा जाता है, ये हिदायत दी जाती है कि आप सुबह को नाश्ते से 15-20 मिनट पहले 4-4 गोली हर बोतल से निकाल कर उसको बस मुंह में डालकर और चूस के और चबा के खा लें। इसी तरह रात को सोने से पहले भी हर बोतल से 4-4 गोली निकाल कर 12 गोलियां खा लें। ये कॉम्बिनेशन इलाज के दौरान चलता रहता है, ये बिल्कुल नहीं रुकता। जब तक इलाज चलता रहता है ये कॉम्बिनेशन चलता रहता है। अभी इन दवाओं के अलावा मैं आमतौर पर 3 दवाएं होम्योपैथिक दवाएं हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में आमतौर पर इस्तेमाल करता हूं, और मुझे इन 3 दवाओं के अलावा कभी किसी चौथी दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तकरीबन यूँ समझ लें कि मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहली दवाई जो मैं देता हूँ वो एसिड कार्बोलिक 30C है, और एसिड कार्बोलिक 30C 1 महीने तक तो इस्तेमाल की जाती है पेशेंट को, और ऑब्ज़र्व किया जाता है, वॉच किया जाता है। अगर इसको इम्प्रूवमेंट हो तो फिर यही दवाई चलती है। 4-4 गोली दिन में 4 मरतबा। ग्लोब्यूल्स होती हैं ये 4-4 30 नंबर की, सुबह दोपहर शाम रात भी दे देते हैं, या 4-4 घंटे से देते हैं। पहली खुराक जो होती है सुबह निहार मुँह देते हैं। इसके बाद अगर इस दवा से आराम है तो फिर यही दवाई चलती रहती है, और अक्सर ये दवाई जो है केस क्लियर कर देती है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कि 1 महीने तक इस्तेमाल के बाद बिल्कुल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, ज़ीरो रिस्पॉन्स है, तो फिर इसके बाद जो दवा शुरू की जाती है उसका नाम है रूटा-6 में। रूटा-6 जो है वो 6C, ये भी फिर एसिड कार्बोलिक जो है या कार्बोलिक एसिड एक ही नाम है, एक ही बात है, उसको फिर बंद कर दिया जाता है। फिर रूटा-6C में शुरू कर दी जाती है इसी तरीके से 4-4 गोलियां दिन में 4 मरतबा। उसको भी इसी तरह 1 महीने तक ऑब्ज़र्व किया जाता है, और अक्सर मैंने देखा है कि अगर जो मरीज़ जो है वो कार्बोलिक एसिड को रिस्पॉन्ड नहीं करते तो रूटा-6C से उनको इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती है। अगर फ़र्ज़ करें कि दोनों दवाओं से मरीज़ को आराम नहीं आता, तो मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं फिर फ्लोरिक एसिड 30C में शुरू करता हूँ। दोनों दवाएं वो दवाएं बंद हो जाती हैं और फ्लोरिक एसिड 30C में दी जाती है। तो इन 3 दवाओं से ही अक्सर केसेस जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है होम्योपैथी में कि जो वेल सेलेक्टेड रेमेडीज़ हैं वो उनका रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो फिर उसको बीच में अक्सर हर्डल होती है, मियाज़्म होते हैं कि जिनको क्लियर करना पड़ता है। तो अक्सर मेरा तरीक़ेकार ये है कि मैं अगर मरीज़ को इन तीनों दवाओं से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो मैं फिर ये दवा बंद करके होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल 2 रेमेडीज़ हैं वो मैं देता हूँ। पहली दवा का नाम है सल्फ़र 200C। ये सुबह निहार मुँह मरीज़ को दी जाती है खाने के लिए, और 1 हफ़्ते के बाद कलकेरिया कार्ब 200C दी जाती है। फिर उसके 1 हफ़्ते के बाद जो होम्योपैथिक दवा जो चल रही होती है वो शुरू हो जाती है। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देने के बाद भी अगर ये होम्योपैथिक दवाएं रेस्पॉन्ड नहीं कर रही हों, तो फिर जो है वो 3 दवाएं हैं जो कि मैं देता हूँ आमतौर पर मरीज़ों को। तो वो जो दवाएं हैं उसमें सबसे पहली जो दवा है उसका नाम है मेडोरिनम 10 mg, और ये मियाज़मेटिक दवाएं हैं। ये मियाज़्म को तोड़ने के लिए हम देते हैं। तो मेडोरिनम 10 mg की एक डोज दी जाती है सुबह निहार मुँह।
1 हफ्ते के बाद यानी 8वें दिन फिर सिफलिनम 10 mg की एक डोज दी जाती है और फिर 1 हफ्ते के बाद ड्रोसेरा 200C की एक डोज दी जाती है और उसके 1 हफ्ते के बाद फिर जो होम्योपैथिक दवा है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये मेरा एक तरीक़ेकार है जिसको मैं फॉलो करता हूँ और इस तरीक़ेकार से मैंने बेशुमार ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज़ ठीक किए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि जब मरीज़ मेरे पास आते हैं तो उनको दवाएं किस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एडवाइस दी जाती है। तो सबसे पहले तो मैं उन मरीज़ों के बारे में बताता हूँ कि जिनको शुगर की बीमारी नहीं है, जो डायबिटिक नहीं है, उनको आमतौर पर ग्लोब्यूल्स में दवा दी जाती है। 30 नंबर की ग्लोब्यूल में आमतौर पर दवा दी जाती है। अगर 30 नंबर की ना हो तो आप 40 नंबर की ले लें, 40 नंबर की नहीं मिलती तो आप 20 नंबर की ले लें, कोई मसला नहीं है। एक अब फाइल अगर आप प्रेफरेबली तो अगर शीशे की मिल जाए तो बहुत अच्छा है, गिलास की। अगर वो नहीं मिलती है तो आप प्लास्टिक की ले लें। 10 ml की फ़ाइल आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी। तो उस फाइल के अंदर आप 75% जो है वो उसमें गोलियां डाल दें, 30 नंबर की या 40 नंबर की या 20, जो भी गोलियां आपको मिलें, उसमें 2 से 3 कतरे आप होम्योपैथिक दवा के डाल दें और इसके बाद उसको ढक्कन को टाइट कर लें और अच्छी तरीके से हिला लें और आप फिर अब 4-4 गोलियां दिन में 4 मरतबा इस्तेमाल करें। 4 गोली सुबह निहार मुँह ले लें, फिर 4 घंटे के बाद दूसरा डोज ले लें, फिर 4 घंटे के बाद तीसरा डोज ले लें, फिर 4 घंटे के बाद चौथा डोज ले लें। इस तरीके से आप दवाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको 1 डोज लेना है, 1 डोज, जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं या मियाज़मेटिक रेमेडीज़ हैं, तो उसका आपको 1 ही डोज लेना है, 1 डोज लेना है। तो आप अगर 1 डोज लेना है तो उसके लिए आप ये करें कि एक नई फाइल लाएं और उसके अंदर 20-25 ये ग्लोब्यूल्स डाल दें और 1 कतरा दवा का डालकर अच्छी तरह हिला लें। इसके बाद 4 गोलियां आप सुबह निहार मुँह ले लें। बाकी आप दवा को जो है ना पेपर टेप लगा के दवाई का नाम लिख के आप रख लें, वो तो इस्तेमाल हो ही जाएगी। और अगर शीशे की बोतल होगी तो 4-5 साल तक तो ये दवा ख़राब नहीं होती है। अब मैं बात करूँगा उनकी कि जो डायबिटिक हैं, तो जो डायबिटिक है उनके लिए बेहतर ये है कि वो ये ग्लोब्यूल्स इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट होती है। तो बेहतर ये कि वो पानी में इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी शर्त ये है कि पानी डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, साफ़ पानी होना चाहिए बिल्कुल। यहाँ मैं ये बता दूं कि अगर कोई डायबिटिक नहीं भी है और अगर वो पानी में दवाई इस्तेमाल करना चाहता है, उसको पानी में दवा इस्तेमाल करने से कन्वीनियंस है तो वो इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो आप जो है 500 ml की आपको पानी की बोतल मिलती है, आम मिल जाती है। अगर 500 ml की बोतल नहीं आप लेना चाहते, आपके पास कोई शीशे की साफ़ बोतल है, 300 ml की हो, 400 ml की हो, साफ़ बोतल है अगर शीशे की है, तो फिर कोई बात नहीं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है उसके अंदर आधा पानी डाल दें, साफ़ पानी डाल दें और 2 से 3 कतरे आप दबा के डाल दें जो भी आपने इस्तेमाल करने हैं, और उसका आप ढक्कन बंद कर दें अच्छी तरीके से बोतल का और उसको हिला लें अच्छी तरीके से। और 1-1 चाय का चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, रात आप पी लें तो ये आपकी डोज हो जाएगी। और अगर आपको सिंगल डोज लेना है तो वो किस तरीके से लिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल और मियाज़मेटिक मेडिसिन का, तो उसके लिए ये है कि आप 1 कप पानी लें, 1 कप पूरा पानी लेकर उसमें 1 कतरा दवाई का डाल दें, उसको स्टिर कर लें, हिला लें चम्मच से, और 1 चाय का चम्मच आप पी लें। बाकी दवाई आप ज़ाया कर दें, फेंक दें, तो ये आपका 1 डोज भी हो जाएगा। इसके अलावा आप ये ख्याल रखें कि अगर आपने एक दवाई बनाई है और आपको सेम दवाई बनानी है तो आप सेम वही फाइल और ये वही बोतल जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे पानी में दवा बनाएं चाहे ग्लोब्यूल्स में बनाएं। लेकिन अगर आपको कोई और दवा बनानी है, मिसाल के तौर पर आपने कार्बोलिक एसिड 30C इस्तेमाल कर ली, अब आपको रूटा C6 में इस्तेमाल करनी है, तो 6C रूटा इस्तेमाल करने के लिए आपको नई बोतल लेनी पड़ेगी, या अगर ग्लोब्यूल्स में बना रहे हैं आप दवाई तो नई फाइल लेनी पड़ेगी, तो फिर उसमें आपको इस्तेमाल करना होगा। सेम दवा, एक दवा में आप दूसरी दवा नहीं बना सकते, दवा का असर ख़त्म हो जाता है।
इसके अलावा आप ये है कि आप कोशिश यही करें कि जो फ़ाइल भी शीशे की अगर हो तो सही है, और पानी की बोतल भी अगर शीशे की हो तो सही है, वरना फिर आप प्लास्टिक की भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन फिर ज़्यादा देर तक उसको इस्तेमाल मत कीजिएगा, जितनी जल्दी आप दवा ख़त्म हो जाए तो आप फिर नई बोतल ले लें। और इसके अलावा आप इसको डायरेक्ट सूरज की रोशनी से भी बचाएंगे, और उन चीज़ों से बचाएं जिनमें खुशबू ज़्यादा होती है, जैसे इत्र वगैरह होता है, परफ्यूम वगैरह होते हैं, तो आप इनसे आप उनको दवाओं को दूर रखेंगे। बोतल ढक्कन सही तरीके से बंद करेंगे ताकि इसमें नमी ना आ सके, ताकि जो इन्वायरमेंट की जो कंटामिनेशन है वो इसके अंदर ना आ सके। ढक्कन अच्छी तरीके से बंद करके रखेंगे, और इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि देखें, बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी शुगर के मरीज़ होते हैं, वो इंसुलिन पर होते हैं या शुगर की दवाओं पर होते हैं, या कुछ लोग हार्ट की दवाओं पर होते हैं, या कुछ लोग जो है वो दूसरी कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से वो एलोपैथिक दवा ले रहे होते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप ये दवा बंद करें। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप वो दवा खाते रहें, और आप मैंने जो दवाएं बताई हैं वो आप 1 घंटे के इस्तेमाल से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने तमाम पेशेंट्स को भी यही इन्फॉर्मेशन देते हैं, और एज ए इन्फॉर्मेशन में ही आपको ये बात बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप जो है वो कोई और दवा खा रहे हैं, कोई भी हकीम की खा रहे हैं, किसी डॉक्टर की खा रहे हैं, या किसी और होम्योपैथिक डॉक्टर की यही इसी बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की दवा खा रहे हैं, तो वो आप बंद कर दें। एक वक्त में किसी एक डॉक्टर की दवा इस्तेमाल करें, एक वक्त में 2 डॉक्टर की दवा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। तो अगर जो मैं अपने मरीज़ों को ये मशवरा देता हूँ कि जब अगर मेरी दवा इस्तेमाल करनी है तो आप बाकी डॉक्टरों की इसी बीमारी की दवा बंद कर दें और ये दवा खाएं, ताकि आपको पता भी चले कि इन दवाओं से कितना आपको रिलीफ मिल रहा है और कितनी आपकी तबीयत बेहतर हो रही है। वीवर्स, मैंने अक्सर ये नोट किया है कि बाज़ मरीज़ जो हैं वो दवा तो सही इस्तेमाल करते हैं, उसकी पोटेंसी भी बिल्कुल सही होती है, लेकिन होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार सही नहीं होता, तो जिसकी वजह से उनको आराम नहीं आता। तो मेरा एक वीलॉग 1 है, आप वो ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर हमने तफसील से बताया है कि होम्योपैथिक दवाएं किस तरीके से डिस्पेंस होती हैं, उनका यूजेज किस तरीके से होता है, और इसके अलावा भी जो बेसिक मालूमात हैं जो एक आम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए होम्योपैथिक दवा के इस्तेमाल के बारे में, उसमें तफसील से इन सब चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ये वीलॉग ज़रूर देखेंगे, और अगर आपको मेरा ये वीलॉग पसंद आया तो, और आप चाहते हैं कि आइंदा भी मेरी वीडियोज़ आप देखते रहें, तो आप मेरे इस वीडियो को जो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, और जो है मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीलॉग में।